नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एंगल ट्रेनिंग क्लासेस पर। दोस्तों आप सभी का एंगल ट्रेनिंग क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, प्रकाश परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लाइट। देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जिससे हमारी दृष्टि संवेदना जागृत होती है, जिस कारण हम वस्तुओं को देखते हैं। जैसे हमारे आंख पर प्रकाश आता है तो उससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यदि अंधेरे में आप चले जाइए तो आपको कोई भी वस्तु नहीं दिखेगी। जब तक आपके आंख पर प्रकाश की रोशनी नहीं पड़ेगी तब तक आप किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश के यही गुण होते हैं। अब आइए बात करते हैं प्रकाश के गुण क्या होते हैं। देखिए हमने अभी जाना कि प्रकाश क्या होता है, अब हम बात करेंगे प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं इसके बारे में हमने यहाँ सारा लिख दिया है। यह देखिए दोस्तों 2 नंबर का आपके प्रश्न पत्र में पूछता है, तो इसलिए इसको नोट कर लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, प्रकाश एक सीधे रेखा में चलता है, ठीक है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है का मतलब है कि जहां वायु ना हो वहां पर भी प्रकाश चल सकता है। आपने देखा होगा कि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं पृथ्वी पर, वो कहीं पर भी पड़ती है तो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं पृथ्वी पर। यहां देखिए तीसरा है निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। चौथा है दोस्तों प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग पाई जाती है दोस्तों। पांचवा है दोस्तों देखिए प्रकाश की तमाम घटनाएं होती हैं हमारे इस सौर मंडल में, प्रकाश की तमाम घटनाएं होती हैं। जैसे देखिए दोस्तों परावर्तन होता है, अपवर्तन भी होता है, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, यह सभी दोस्तों हमको क्लास 12th में भी पढ़ने को मिलेगा। रमन प्रभाव है इत्यादि। दोस्तों देखिए छठवां है, बात करते हैं हम प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए दोस्तों किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कोई प्रकाश वह किसी की हेल्प लिए बिना चल सकता है, ठीक है। सूर्य की किरणें उसे कोई नहीं रोक सकता, वह पृथ्वी पर आके रहती है। दोस्तों इन सभी बातों को नोट कर लीजिए, ये काफी इंटरेस्टिंग थे। आइए दोस्तों देखिए बात करेंगे अब हम प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए प्रकाश का परावर्तन प्रकाश किरणों का एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सीमा पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को दोस्तों प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक नया शब्द दिखने को मिल रहा होगा, माध्यम क्या होता है। दोस्तों माध्यम देखिए दोस्तों, माध्यम जल, वायु, कांच, इन सभी को दोस्तों हम माध्यम बोलते हैं। यदि देखिए दोस्तों प्रकाश की किरणें वायु से जल के पृष्ठ पर परावर्तित होती है तो वह उस पृष्ठ से टकराकर वापस वायु में वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। देखिए प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के दोस्तों 2 नियम होते हैं। पहला नियम दोस्तों है, देखिए पहले इस फिगर को देखिए, यहां मैंने बनाया है, यह जो लाइन है यह एक देखिए पृष्ठ है, यह एक सीमा पृष्ठ है। ये देखिए ये प्रकाश की किरणें यहां से आ रही है, देखिए ये प्रकाश की किरण यहां पर आ रही है, ठीक, तो इसे हम आपतित किरण बोलेंगे। यहां पर कोई टार्च ए है, कोई टार्च है जो कि जल रहा है, ठीक है। तो यहां से प्रकाश निकलती है और इस पृष्ठ से टकराती है, इस पृष्ठ के किसी बिंदु O पर टकराती है, तो आने वाली इस किरण को दोस्तों प्रकाश का आपतित किरण बोलते हैं। और देखिए दोस्तों जब इस पृष्ठ से इस बिंदु पर टकराती है वापस ये मुड़ जाती है इधर की ओर, देखिए वापस ये इधर चली जाती है। तो ये जब प्रकाश की किरणें आकर के वापस यहाँ मुड़ती है तो इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, यह इस बिंदु से टकराकर परावर्तित हो जाती है। तो देखिए दोस्तों इसको हम परावर्तित किरण बोलते हैं। और देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण, इस पर हमने ये दोनों जहां एक दूसरे को मिलते हैं इस पर हमने एक 90 अंश का देखिए समकोण एक लंब खींचा है, यहां पर हमने एक लंब खींचा है, ठीक है।
तो यह तीनों बिंदु देखिए, ये तीनों रेखाएं, यह किरण और यह अभिलंब, यह तीनों जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं इसे आपतन बिंदु बोलते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों, इस आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। आपतित का शब्द है आने वाली, ठीक है, आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। जब वह इस बिंदु से टकरा करके वापस जाती है तो उस किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। और इन दोनों किरण के इस बिंदु पर जब हम लोग अभिलंब खींचते हैं तो देखिए दोस्तों, यह तीनों एक ही तल में होते हैं। वह तल यह है, ठीक है दोस्तों, यह तल है। तो देखिए, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। आया समझ में? और एक बात दोस्तों देखिए, दूसरा नियम है, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R परस्पर बराबर होते हैं। तो यह जो आपतित किरण है और यह जो अभिलंब है, इनके बीच में जो यह कोण बनता है I, इसे आपतन कोण बोलते हैं। तो आप लोग बोल सकते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं? अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो कोण I है आपतन कोण, आपतन कोण I है। और देखिए दोस्तों, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तित कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। सॉरी दोस्तों, परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण यहाँ R है, तो दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कोण I बराबर कोण R होगा। काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, यह नियम आपको परीक्षा में पूछता है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब है कि आने वाली किरण। जैसे यहां देखिए लिखा है मैंने कि किसी माध्यम के सीमा पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। यहां देखिए इस चित्र में आपको देखिए, यह परावर्तक पृष्ठ है, यह परावर्तक पृष्ठ है। इसके ऊपर पहला माध्यम दिख रहा है और इसके नीचे दूसरा माध्यम। पहला माध्यम में आप कांच ले सकते हैं, वायु ले सकते हैं। दूसरे माध्यम में भी आप कोई कांच या वायु, भिन्न भिन्न माध्यम होने चाहिए, ठीक है दोस्तों, समान माध्यम नहीं होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं पहला माध्यम वायु है तो दूसरा माध्यम कांच है, लिख लेते हैं यहाँ पर, पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम कांच है, हमने ऐसे मान के चला है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ये किरण आ रही है, इस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। अब देखिए दूसरा, परावर्तित किरण क्या होती है? किसी माध्यम के सीमा पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने वाले किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। देखिए दोस्तों, तो यह आने वाली किरण आपतित किरण थी, फिर यह इस बिंदुओं पर टकरा करके वापस मुड़ गई, वापस लौट गई उसी माध्यम में जिस माध्यम से वो आई थी, तो उसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट है आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, सॉरी, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और यह अभिलंब तीनों बिंदुओं पर मिलते हैं, तो इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला है आपतन कोण, बहुत ही प्यारा है। देखिए आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण I बोलते हैं। देखिए ये आपतित किरण है, यह अभिलंब है और इनके बीच में यह जो कोण बन रहा है यहाँ पर, यही कोण I आपतन कोण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला, आपतन कोण हो गया। परावर्तन कोण देखिए, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच कोण को परावर्तन कोण R कहते हैं। तो बहुत ही सरल है, जैसे यहाँ आपतन कोण अभी देखा आपने, उसी तरह से परावर्तन कोण को देखिए। ये जो परावर्तित किरण है, जो टकरा करके मुड़ जाने वाली किरण है, इसके बीच में और यह अभिलंब के बीच में जो यह कोण बना है, कोण R, इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। एक खास बात दोस्तों, हमने अभी परावर्तन कोण के नियम में पढ़ा है कि कोण I कोण R के बराबर होती है। यदि हमें कोण I 30 डिग्री दिया है तो कोण R बताइए कितना होगा? वो भी हमारा 30 डिग्री होगा। यदि कोण I 60 डिग्री पर टकराती है किरण, तो कोण R भी कितना होगा हमारा? वो भी 60 डिग्री होगा। बहुत ही सरल था यह कंसेप्ट, इसको नोट कर लीजिए। देखिए यह परावर्तक पृष्ठ है, यह जो
रेखा दिख रही है इसे परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। इस आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। टकरा करके वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं और इसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, और इस बिंदु को जहां पर ये तीनों रेखाएं मिलती है इसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं। यह देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण आई को आपतन कोण कहते हैं और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। आइए दोस्तों अब बात करते हैं दर्पण के बारे में। देखिए दर्पण इसे हम लोग बोलते हैं मिरर्स। आप लोग रोज अपना फेस दर्पण में देखते हैं, शीशे में देखते हैं, उसे ही दर्पण कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर कि कांच के किसी खोखले गोले से काट कर निकाला गया वह छोटा भाग जिसके एक और कलई, इसे आप पालिश भी बोल सकते हैं, कलई या पालिश कर दिया जाए जिससे प्रकाश का परावर्तन हो सके। प्रकाश के परावर्तन के लिए जो पृष्ठ है उसके एक तरफ पालिश किया होना चाहिए, तभी प्रकाश का परावर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा है जिससे प्रकाश का परावर्तन हो सके उसे हम दर्पण कहते हैं। और दोस्तों यहाँ देखिए दर्पण के प्रकार। दर्पण दो प्रकार के होता है मुख्य रूप से। पहला गोली दर्पण, उसके बाद दूसरा समतल दर्पण। ठीक है, इसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, इसे बोलते हैं प्लेन मिरर। देखिए गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण, देखिए चित्र से मैं समझा रहा हूं आपको, एक ऐसा दर्पण दोस्तों कि जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए यह दिख रहा है आपको एक गोलाकार कांच दिख रही है, मान लीजिए गोलाकार कांच है। ठीक है, यह गोलाकार कांच है। यदि इसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो जिससे प्रकाश का परावर्तन हो सके तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और दोस्तों समतल दर्पण जिसमें आप लोग रोज अपना चेहरा देखते हैं, जिसमें आप लोग रोज अपना फेस देखते हैं, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। यहां देखिए जैसे ये देख लीजिए ये समतल दर्पण है। ठीक है, इसके पीछे वाला जो साइड है, दो साइड होते हैं ना दर्पण के, एक आगे वाला साइड जिसमें आप चेहरा देखते हैं, एक उसके पीछे जिसकी तरफ कलई किया होता है। ठीक है, तो यहां देखिए वो दोस्तों रेड ऑक्साइड होता है, जो कलई किया होता है उसको रेड ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, यहां देखिए तो ये शीशा देख रहे हैं आपको, ये मिरर दिख रहा है समतल दर्पण, तो इसमें आप सामने जो होता है उसमें आप फेस देखते हैं, उसके पीछे कलई किया होता है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, तब हम अपने आप को देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण देखिए दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, यहां देखिए यह मैंने एक गोलाकार कांच बनाया है। अब देखिए गोलीय दर्पण के दोनों भाग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को समझने के लिए यहां जरा ध्यान दीजिए। यदि ये गोला एक कांच है, मैं इससे एक टुकड़ा निकालता हूं। ठीक है, चलिए मैं एक टुकड़ा निकालता हूं, ये वाला पार्ट। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट निकालता हूं जो दिख रहा है ये। ठीक है, अब देखिए यदि मैं इसके उभरे हुए भाग, ये क्या है इसका उभरा हुआ भाग है, यह उभरा हुआ भाग है, दिख रहा है यह उभरा हुआ भाग है। जब मैं इसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दूंगा तब हम इसे देखिए प्रकाश किधर से परावर्तित होगा, प्रकाश इधर से आएगा, जिधर कलई किया रहेगा उधर से प्रकाश नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रकाश इधर से आएगा और टकराएगा, इधर से आएगा और टकराएगा। ठीक है, तब हम इसे बोलते हैं अवतल दर्पण। उभरे भाग पर जब पालिश किया जाता है गोली दर्पण के, तब हम उसे अवतल दर्पण करते हैं। ठीक है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं। हाँ देखिए अब मैं गोली दर्पण के एक दूसरे छोटे से हिस्से को लेता हूं। यहां दिख रहा है आपको, यह मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है गोली दर्पण का। जब हम इसके दबे हुए भाग को, ये अंदर वाला हिस्सा देख रहे हैं, अंदर वाला हिस्सा जब हम इसको कलई करते हैं, मतलब पॉलिश करते हैं, तो प्रकाश किधर से आएगा, जिधर पॉलिश किया हुआ है उधर से प्रकाश नहीं आएगा, जिधर नहीं किया हुआ है वहां से प्रकाश आएगा। तो प्रकाश इस साइड से आएगा और परावर्तित होकर के निकल जाएगा। ठीक है, परावर्तित होकर के चल जाएगा, आकर के फिर परावर्तित हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, जब गोली दर्पण के दबे हुए भाग पर पॉलिश किया जाए जिससे उसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। यह हमारा हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, और ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, अभी हम इसको और अच्छे से समझाएंगे। ये हमने अभी आपको बताया है कि दर्पण किस तरह से आप समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं गोली दर्पण के बारे में, जो कि हमने अभी पढ़ा है। देखिए, गोली दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। आइए देखते हैं पहला उत्तल दर्पण। जब गोली दर्पण के दबे हुए भाग पर पॉलिश किया जाए जिससे उसके उभरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा अवतल दर्पण। जब गोली दर्पण के उभरे भाग पर पॉलिश किया जाए, उसका उल्टा, उत्तल दर्पण का उल्टा। जब गोली दर्पण के उभरे भाग पर पॉलिश किया जाए जिससे उसके दबे भाग से प्रकाश का परावर्तन हो सके, तब हम उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसे देखिए, याद करने का बहुत ही सरल तरीका है, समझिए दोनों में अंतर थोड़ा है। इसमें देखिए, दबे भाग पर पॉलिश किया जाता है और उसके उभरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, और अवतल दर्पण में उसके उभरे भाग पर पॉलिश किया जाता है और उसके दबे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे। आइए देखते हैं तीसरा है समतल दर्पण। दोस्तों, समतल दर्पण यह हमारे घर में हमेशा मिलता है, यह हर एक घर में पाया जाता है। समतल दर्पण हर एक घर में पाया जाता है। देखिए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह देखिए मिरर, यह एक कांच का टुकड़ा है, तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जब उसके दबे हुए भाग पर पॉलिश किया हुआ हो और उसके उभरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, तब हम उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहां देखिए चित्र से, जब गोली दर्पण के उभरे भाग पर पॉलिश किया हुआ हो और उसके दबे भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तब हम उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यहां देखिए दोस्तों, समतल दर्पण। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? समतल है। देखिए, जहां से प्रकाश टकरा रही है वह बिल्कुल एक समतल है। तो देखिए दोस्तों, इसके एक और कलाई किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है, और एक तरफ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तब हम इसे समतल दर्पण कहते हैं। नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक बात दोस्तों यहां जान लीजिए दोस्तों कि हर गोल आकार का दिखने वाला कांच गोली दर्पण नहीं होता है, उसका परावर्तक पृष्ठ गोली होना चाहिए, तब हम उसे गोली दर्पण कहते हैं। यह बात आप दोस्तों नोट कर लेंगे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसमें से आपको परीक्षा में पूछता भी है, और दोस्तों यह सब आपके आने वाले क्वेश्चन को समझने के लिए जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसमें पहला है ध्रुव, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में पोल। देखिए, ध्रुव क्या होता है? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, इसे पीछे दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो दर्पण होता है, देखिए यहाँ पर मैंने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनाया है, तो इसके ये जो दर्पण है, इसका जो यह मध्य बिंदु है, इसे हम बोलते हैं ध्रुव। यहाँ देखिए, ये अवतल दर्पण में ध्रुव यहाँ होता है और ये यहाँ होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में यहाँ होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण को कांच के जिस गोले से काट कर बनाया जाता है, गोले के उस केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र सी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए, यह जो अवतल दर्पण मैंने बनाया है, यह जिस कांच के खोखले गोले का टुकड़ा है, उस गोले के केंद्र को, जैसे मान लेते हैं उस गोले का केंद्र यहाँ था सी, ठीक है, तो उसे हम इस दर्पण का वक्रता केंद्र बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए उत्तल दर्पण में, इसमें यह जो कांच का टुकड़ा है, यह जिस गोली दर्पण से निकाला गया है काटकर, उस गोले का केंद्र सी इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। यहां देखिए नेक्स्ट है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए, वक्रता केंद्र और
ध्रुव को मिलाने वाली इस रेखा को बोलते हैं, इस रेखा को बोलते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यह जो रेखा है इसे दर्पण का मुख्य अक्ष बोलते हैं। यह हमारा मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष होगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें देखिए उत्तल दर्पण में यह मुख्य अक्ष है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। नेक्स्ट है मुख्य फोकस अथवा फोकस। तो देखिए बात करते हैं मुख्य फोकस अथवा फोकस के बारे में। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मान लेते हैं यदि वह अवतल दर्पण होता है तो वह जिस बिंदु पर मिलता है, ठीक है, पर मिलती है, अथवा मुख्य अक्ष की जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण रहेगा। यहां पर, यहां नोट कर लीजिए, जिस बिंदु से, यहां लिख लीजिए उत्तल दर्पण, यहां रहेगा उत्तल दर्पण। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। और दोस्तों इसे हम यफ से दर्शाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको यहां दिख रहा होगा यह मुख्य फोकस अथवा फोकस कहलाता है। इस अवतल दर्पण का यह मुख्य फोकस कहिए या इसे फोकस कहिए। उसी तरह उत्तल दर्पण में देखिए मुख्य फोकस या फोकस यहां है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। यहां देखिए, जब प्रकाश की किरणें इस टॉर्च से निकलती है तो दर्पण से टकराने के बाद यह फोकस से होकर जाती है, यह फोकस से होकर जाती है। यह अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वह फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, टकराने के बाद वह फोकस से देखिए जाती हुई प्रतीत होती है। तो मैंने यहां पर आपको देखिए डॉट डॉट बनाया है ना, यहां पर देखिए डॉट डॉट बनाया है। ठीक है, यह यहां से जाती हुई प्रतीत होती है। नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं, कुछ और परिभाषाएं छूट गई है। यहां देखिए पांचवा है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण में कहां पाया जाता है? देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। आप देखिए यहां पर यह गोलीय दर्पण का एक भाग है, इसमें वक्रता त्रिज्या आपको बताना है। तो बोला है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से, ध्रुव इसमें आपको दिख रहा है यहां पर है, वक्रता केंद्र तक की दूरी को, वक्रता केंद्र यहां है। तो देखिए दोस्तों, यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं आर। ठीक है, इसमें देखिए ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, तो यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं आर। ठीक है, आर बोलते हैं, वार मतलब वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव पी से मुख्य फोकस एफ तक की दूरी को गोलीय दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। यहां देखिए आप, बोला है दर्पण के ध्रुव से, तो दर्पण का ध्रुव यहां है, मुख्य फोकस तक की दूरी को, मुख्य फोकस यहां है, दिख रहा है, देखिए यहां पर, इसे बोलते हैं मुख्य फोकस से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दर्पण का द्वारक। इसमें देख लीजिए, अच्छा पहले इसमें फोकस दूरी कहां है? दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को, तो यह रहा, इसे बोलते हैं दर्पण का फोकस दूरी, गोलीय दर्पण का फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट है दर्पण का द्वारक। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक बोलते हैं। द्वारक M1 M2। यहां देखिए ये दर्पण का एक कटा हुआ भाग है, तो इसको M1 बोलेंगे और इसे M2 बोलेंगे। यहां देखिए उत्तल दर्पण में, यह उत्तल दर्पण का एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, ये दर्पण का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। यहां देखिए M1 M2, ये दर्पण का द्वारक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फोकस तल। मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल बोलते हैं, या जिस पर बनाया गया है इसे फोकस तल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो जो मैंने इस वीडियो में बताया है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और बहुत सी चीजें बताएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।